नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेक्स्ट में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। कोरोना वायरस का कहर एक तरह से थमा तो नहीं है, मगर सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि अब चीज़ें और ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रखी जा सकती हैं और इसकी वजह से अब भारत के साथ साथ बिहार में चीज़ें धीरे धीरे समान होती हुई नज़र आ रही है। मगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक और मुख्य बात जो सामने आ रही है कि आने वाले 3-4 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस परिप्रेक्ष्य में सारी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं बिहार के राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस राजनीतिक सीजन में हम आपके लिए न्यूज़ नेक्स्ट पर कार्यक्रम लेकर आए हैं, बिहार का महात्योहार किसकी बनेगी सरकार। बिहार का महात्योहार किसकी बनेगी सरकार के आज पहले एपिसोड में हमारे साथ एक बिहार के जाने माने पत्रकार संतोष सिंह मौजूद हैं। संतोष सिंह इंडियन एक्सप्रेस के सहायक संपादक भी हैं और पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी रुचि रखते हैं और बिहार की राजनीति को ये बेहद ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ नेक्स्ट में। धन्यवाद सर। कोरोना एक तरह से सेटल डाउन तो हुआ नहीं है, मगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिस तरह से देखा जाए तो इस कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन था हमारा, उसका क्या असर पड़ने वाला है इस चुनाव पे। क्योंकि जहां तक देखा जाए, अगर बिहार चुनाव के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री पर काफ़ी आरोप लगे, जो पार्टी है एनडीए की सरकार पर काफ़ी आरोप लगे कि उन्होंने इस लॉकडाउन को बिहार में अच्छे तरीके से नहीं संभाला है। देखिए, इसका एक प्रत्यक्ष असर पड़ेगा चुनाव पर। अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। अभी सिर्फ चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतना स्लो डाउन हो गया था, उसको नॉर्मल करने के लिए सरकार धीरे धीरे अनलॉक 1 कर रही है और वो सब चीज़ें खुल रही है। लेकिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे कंट्री वाइड लीजिए या बिहार के संदर्भ में लीजिए। ऐसी स्थिति में चुनाव कैसे होगा, चुनाव के बारे में सोचना, जैसे कि अमित शाह की रैली हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनावी रैली नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव के सारे गणित बताया। ये भी कहा कि हम 2/3 मेजॉरिटी से नीतीश लेड गवर्नमेंट एनडीए वापस आएगी। तो इसका असर बहुत दूरगामी होगा। आप ये सोच के देखिए कि जहाँ की ये चूँकि ये संपर्क से वाली होने वाली बीमारी है, उस ईवीएम मशीन को कैसे छूने जाएंगे बार बार। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है उस बूथ पर लोगों को लाना। आप कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर वाली स्थिति हो कि 7% और 10% के वोट्स पर आपका रिजल्ट हो, वैसी स्थिति नहीं चाहेंगे। तो मुझे अभी एक कोई चीज़ नॉर्मल होता हुआ नहीं दिख रहा है। चुनावी एक्टिविटी, वर्चुअल रैली आप कर लें और जिस तरह से लोगों से संपर्क कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सबसे पहला जो था बैटल, उसको कोविड के अगेंस्ट में बैटल, उसको कम्प्लीटली बैटल आउट करने की ज़रूरत थी। अभी 5,000 से ऊपर केस बिहार में हो गया है। अगर यही रफ्तार रही तो जून जुलाई तक ये काफ़ी अलार्मिंगली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि लोग चुनाव के बारे में सोच रहे हैं। चुनाव के बारे में अभी सोचने में कभी समय है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टी के लिए संवेदना के हिसाब से ये अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। सर, तो ये तो बात हो गई कोरोना की, लेकिन कोरोना काल में अगर आगे जाके चुनाव होते भी हैं तो इस लॉकडाउन वाले नीतीश सरकार का पर कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, जैसे कि इनका इनकी जो डीलिंग रही, इन्होंने जो भी काम किया वो सेकंड थॉट पर किया, बिलेटेडली किया। जो माइग्रेंट के बारे में आज वो डाटा दे रहे हैं कि हमने 8,538 करोड़ रुपये खर्च किए उनके रिलीफ के लिए, लाने के लिए, क्वारंटीन सेंटर के लिए, तमाम तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने खर्च किया। यही चीज़ अगर जब लॉकडाउन 1 था, जब लोगों ने पैदल चलना बिहार की तरफ शुरू कर दिया था, पैरों में छाले पड़ गए, बीमार पड़ गए, लोगों की मौत हो गई आने में, जो कष्ट हुआ, उस अगर माइग्रेंट इशू को उन्होंने उस समय डील कर लिया होता तो हमारा इन्फेक्शन भी कम होता और राजनीतिक संदेश भी बहुत अच्छा जाता। सब कुछ इन्होंने सेकंड थॉट पर किया, बिलेटेडली किया है। तो माइग्रेशन जो है, और माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन कैसे टैकल किया,
कैसे आपके कोविड केस बढ़े, ये सारे मुद्दे होंगे। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा माइग्रेशन। और एक तरह से जो विपक्षी पार्टियों ने जो आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बुरी तरीके से विफल नज़र होती हुई दिखती हुई आई है, क्योंकि अगर देख ले, अगर कोटा के छात्र छात्राओं की बात करें तो उसको भी लाने में एक तरह से राज्य सरकार बुरी तरह फेल हुई थी। और फिर माइग्रेंट लेबर का कंडीशन तो हमें सभी को पता है, और श्रमिक जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, सब छुपी हुई केसेस नहीं है सर। तो इस पर क्या विपक्ष किस तरह से इस पर प्रहार कर सकता है? नहीं, पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूँगा सरकार विफल हुई। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, एक मॉडल दिया क्वारंटीन सेंटर पर, जिस तरह से लगभग 5,700 रुपये एक एक माइग्रेंट पर खर्च किया, उसके खातों में पैसे डाले, उनको खाना खिलाया, उनको वेलफेयर किट दिया। व्यवस्था की शिकायत करना बहुत आसान काम है। जी बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, अंत किया तो उन्होंने सब कुछ, लेकिन जब संख्या बहुत बढ़ती गई तो उन्होंने ये भी लिस्ट बनाया कि 11 टाउन्स जो है उसको नोटिफाई किया कि ये आइडेंटिफाई किया, इन टाउन से लोग आएंगे तो उनको हम क्वारंटीन करेंगे। लेकिन अब ये संख्या, आप आज के डेट में 30 लाख माइग्रेंट को वापस लाना, इवैक्यूएट करना, ये बड़ी बात है। मतलब इसको विपक्ष को एक सिरे से निकार, विपक्ष या मीडिया कोई भी सिरे से निकार नहीं कर सकता। हाँ, ये सब चीज़ें देर से हुई, ये चीज़ें इनको शुरू में करना चाहिए था, सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए था। तो इनकी एक मजबूरी ये थी कि जब लॉकडाउन है तो कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन चूंकि पैरेलल यूपी गवर्नमेंट ने, योगी की सरकार ने किया, तो अब माइग्रेंट तो एक इमोशनल इशू है ना। लोग अपना घर, कुछ भी होता है घर वापस आते हैं, तो किसी को घर वापसी से आप रोक कैसे सकते हैं? तो उसमें इन्होंने थोड़ी सी और संवेदना और एक तरह से कहीं में साहस दिखाया होता तो ये आज के डेट में एक मॉडल होता कि भाई आपने बहुत अच्छा आउट ऑफ द वे जा करके किया। तो पॉलिटिकल पार्टी तो है, राजनीतिक है, वो प्रहार करेगी, चुनाव है, चुनावी फायदे के लिए उनके लिए जो कोई मुद्दा जो था, एक गवर्नेंस का बहुत बड़ा मुद्दा उनके पास नहीं था, तो उनको एक माइग्रेशन के रूप में, कोविड चैलेंज के रूप में एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। सर, अब एक तरह से अगर बात करें तो जो रैली हुई कल अमित शाह की, बिहार जनसंवाद रैली, उसको सर किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अमित शाह ने पूरी तरह से उसको मना कर दिया कि इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसमें इतनी सारी राजनीतिक बातें थी, इतनी सारी राजनीतिक टिप्पणियाँ थी, तो लोग कैसे नहीं देखे उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से? देखिए, ये कहने का तरीका है। बीजेपी ने इसने 2 संदेश दिया कि हम ये कोविड के टाइम में बैठे हुए नहीं थे। उन्होंने एक अच्छा संकेत दिया कि ये डिजिटल इंडिया का जो सपना था ना, हमने उसको साकार किया इस तरह से कि हमारा, जैसे देखिए बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो ऐसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बीजेपी के संगठन में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके 1100 मंडल हैं, 9,000 शक्ति केंद्र हैं, अब 72,000 बूथ्स हैं। तो उस लेवल तक उन लोगों ने अभी पिछले 1.5 महीने में कनेक्ट किया, चाहे जूम मीटिंग के थ्रू को, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू किया हो, तो एक डिजिटली उनको जो एक तरह से इनेबल किया, एबल बनाया, समर्थ बनाया। तो उन्होंने उसके बाद उसकी जो परिणति थी वो था ये वर्चुअल रैली। तो उन्होंने ये बताया कि हम इस काल में भी आपसे, अपोनेंट से बेटर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लोगों से भी और जनता से भी। एक तरह से उन्होंने अपने पूरा जो डिजिटल इंडिया का सपना था वो भी एक साकार करता वो भी कहा। और दूसरी बात, उन्होंने इलेक्शन का एक टोन सेट किया। और वो कुछ भी कहें, राजनेता हैं, वो बोल सकते हैं कि हम कोविड के टाइम में अपने आप को संपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क बना रहे हैं, ये चुनावी भाषण नहीं था। लेकिन सारे जो अरिथमेटिक दिए कि केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, बिहार ने क्या क्या किया, 1,25,000 का जो पैकेज था उसको हमने, उसका ब्रेकअप दिया। लालू जी के टाइम में क्या बजट का साइज हुआ करता था, अभी बजट का क्या साइज है, 27,000 से लेकर के बजट का साइज कैसे 2,16,000 करोड़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई है, तो वो एक तरह से लोगों को बताया कि हमारी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, तो एक प्लैंक सेट कर दिया और अपोजिशन के आप दे दिया कि आप आंसर करो, ये हमारा पोजर है, ये हमारा अरिथमेटिक है, आप इसको कैसे काउंटर करते हैं, आपके पास क्या डेटा हैं, आपकी क्या काउंटर स्ट्रेटजी है। तो इलेक्शन का एक तरह से कहिए कि एजेंडा जो है, वर्चुअल एजेंडा, अभी वर्चुअल चलेगा, वर्चुअल एजेंडा सेट कर दिया है। तो अब जितनी भी अपोनेंट पार्टी हैं वो सब सोचेंगे कि हम वर्चुअली कैसे काउंटर कर सकते हैं।
सर अब बात इतनी विपक्ष की हो ही रही है, तो विपक्ष की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में विपक्ष बहुत ही थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है। और अगर ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात करें तो हमने भी यही देखा था कि तेजस्वी यादव जो लॉकडाउन के दौरान वो भी दिल्ली में ही रह रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बिहार में रह के अच्छा काम कर सकते थे वो, मगर ऐसा कुछ दिखता नज़र आया नहीं। और अब जब वो बिहार में आ गए हैं तो वही मतलब अपने लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन करे। जैसे कल भी उन्होंने अमित शाह की रैली के दौरान, पूरे रैली के दौरान उन्होंने थाली पीटा, एक विरोध प्रदर्शन दिखाया राजद ने अपनी पार्टी की तरफ से उस रैली का। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? तेजस्वी जी का जो है ना, तेजस्वी जी भी रिएक्ट लेट से करते हैं, रिएक्ट करते हैं लेट से करते हैं। उनको सीखना चाहिए हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन कैसे शिबू सोरेन की छवि से बाहर आए, और इस बार जो आए हैं वो शिबू सोरेन के पुत्र के रूप में नहीं आए हैं, इस बार शिबू सोरेन के पिता हो गए। तो उनको उनसे सीखना चाहिए कि अपोजिशन की पॉलिटिक्स कैसे होती है। ठीक है, लॉकडाउन था, लॉकडाउन के नॉर्म्स थे, आप जाते 2 आदमी के साथ जाते, सोशल डिस्टेंसिंग रखते, कनेक्ट करते, क्वारंटीन सेंटर जाते, आप फील्ड में दिखते। एज एन अपोजिशन का जो वॉइस हैं आप कब तक केयर ऑफ लालू प्रसाद रहिएगा? आपको एक तेजस्वी प्रसाद यादव बनना पड़ेगा, वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा पीछे कि आपका, ठीक है आप सोचते हैं कि हमारा एक बेस वोट MY का है, सब जानता है, लेकिन उसके आगे क्या? तो एक इफेक्टिव काउंटर स्ट्रेटजी है। अब कुछ भी जिस भी कारण से हो, जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तब आप बाहर जाते हैं। तो उनका वो असेंबली का जो स्पीच था, जो बहुत ही इफेक्टिव स्पीच था, उस स्पीच के बाद तेजस्वी की ओजस्विता नहीं दिखी कहीं, जो कि दिखनी चाहिए थी एज एन अपोजिशन लीडर। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही सधे हुए नेता हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास डेटा हैं, फिगर हैं, जब बोलेंगे तो निरुत्तर कर देते हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए जिस तैयारी की जो अपोजिशन लीडर की होनी चाहिए थी, उसमें तेजस्वी जी को भी समय लगेगा। सर अब एक बात अगर हम देखें तो बिहार में NDA को टक्कर कोई दे सकता है तो सारी विपक्षी पार्टी एक साथ संगठित होकर ही, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, वही उसको टक्कर देते हुए नजर आती है। लेकिन इस बार जो अभी पुराने जो 1 साल 2 साल पहले के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, हाँ। आपस में सर महागठबंधन की पार्टियों का ही कुछ आपस में अच्छा बनता नजर नहीं आ रहा। इधर हम पार्टी जो है वो अपना अलग ही लेकर बैठी है, पप्पू यादव से इनकी बात बनती नहीं है। तो ऐसे में क्या सर बिहार में एक महागठबंधन उभर कर आएगा भी कि नहीं आएगा सर? अब देखिए, महागठबंधन सुनने में बहुत अच्छा शब्द लगता है, अच्छा टर्म है, लेकिन अब देखिए इसकी सबसे बड़ी पार्टी राजद है, और उसके बाद कांग्रेस है, और उसके बाद रालोसपा है, फिर हम है, और छोटी सी पार्टी VIP विकासशील इंसान पार्टी है। कांग्रेस के बारे में बताया मैंने, कांग्रेस तो है ही। अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि RJD हमेशा अपना प्राइम पोजीशन कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। उसकी यही शर्त है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन होगा। और इसमें जो महागठबंधन तो अच्छा बनने में जो रोड़ा है, वो सारी पार्टियों का ईगो क्लैश है, उसके इंडिविजुअल लीडर्स का क्लैश है, कांग्रेस का एक क्लैश है कि कांग्रेस को एक मेमोरी में लगता है कि हम बहुत बड़ी पार्टी थे, लेकिन वस्तुतः तो अब 30 वर्ष से कहीं नहीं है। जब भी आपको ज़्यादा सीटें आ रही, इन लोगों के कारण साथ में आ रही है, तो इनको जब तक तेजस्वी को यूनानिमस रूप से कंसेंसस चॉइस से नेता नहीं मानेंगे, अब इलेक्शन के पहले मानना पड़ेगा इनको। पोस्ट पोल अलायंस में जनता बहुत समझदार है, तो इतना बुखराव है, कुशवाहा का अपना रहा है, वो पैरेलली उनको लगता है कि हम कांग्रेस से बात कर सकते हैं, कांग्रेस मुझको प्रोजेक्ट कर सकती है, राजद के बिना भी कुछ एक ध्रुव बन सकता है। तो ये महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इसका एक कारण और है कि इस महागठबंधन ने पास्ट में प्रूव नहीं किया है, नहीं रालोसपा ने प्रूव किया है, नहीं जीतन राम मांझी के हमने प्रूव किया है, नहीं मल्लाह लीडर साहनी ने किया है, मुकेश साहनी ने किया है। तो कोई गणित नहीं है प्रूव करने के लिए, कोई इनका इतिहास नहीं है कि आपने प्रूव कर दिया हो ताकि आपको ज़्यादा सीटें जाए। तो इस बार ये है कि ये सब सारे बार्गेन करेंगे, पॉलिटिकल पोस्चरिंग होगी, लेकिन जो अपना जो प्राइम पोजीशन है RJD वो नहीं छोड़ेगा। उसने देखा कि हम देख लिए, हमने 19 सीट पर लड़ा, हमको आ गया 0। कांग्रेस ने सिर्फ एकमात्र खाता खोला, वो भी किशनगंज में। तो जिस तरह की स्थिति है, तो RJD अपना बेस वोट जो है उनका MY का कभी भी 20-22-25% की पार्टी हमेशा से है। तो इन और वोट कन्वर्टिबिलिटी होती है, RJD का वोट तो उनको कन्वर्ट हो जाता है, उनका वोट इनको नहीं आता। जब तक म्यूचुअली कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक तेजस्वी को यूनियनमस नेता आप नहीं मानेंगे, सही महागठबंधन बनने वाला नहीं है।
सर अगर इसी बात को देखा जाए तो अगर राजद, मान लीजिए राजद को सारी पार्टियां जो अन्य पार्टियां हैं वो छोड़ भी देती हैं, तो इस हिसाब से एक महागठबंधन 2 देखने को मिल सकता है क्या? बाकी की जो सारी पार्टियां आपस में अगर एक गठबंधन कर ले, हो सकता है। तब तो एनडीए के लिए और आसान काम हो जाएगा। तब बहुत आसान हो जाएगा, उन लोग काम, वोट का बिखराव हो जाएगा उनके लिए, तो और भी मतलब एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरह अभी थंपिंग 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा आ जाएगी। सर अब एनडीए की तरफ ही चलते हैं। एनडीए का भी जो थोड़ा बहुत जो किस्सा है अभी तक कुछ क्लियर नहीं है सर, क्योंकि जो सारी जो पार्टियां, भाजपा हो गई, जदयू हो गई और जो लोजपा हो गई, अभी तक तो ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमारे बीच सब ठीक है, लेकिन ऐसी कहानियाँ आ रही हैं कि कुछ ठीक नहीं है। लोजपा जो है अपना अलग उनका टेक है, नीतीश कुमार के भी थोड़े अपने विवाद चल रहे हैं भाजपा के साथ, तो इस मुकाबले कहाँ आगे ये जा सकता है एनडीए गठबंधन? देखिए आप 2010 चलिए, 2010 का जो टेम्पलेट था ना, 142 जहाँ तक एग्जैक्टली आई थिंक नीतीश कुमार लड़े थे जदयू, और 101 सीट पर लड़ी थी बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसमें बहुत अच्छा था, 91 सीट्स लाया था, और इनका स्ट्राइक रेट कुछ 84% के आसपास था, बहुत अच्छा किया था। वही टेम्पलेट अब जो है ना नीतीश कुमार रिपीट कर रहे हैं कि 2010, क्योंकि 15 तो हम साथ में लड़े नहीं, 15 तो आप गठबंधन लालू जी के साथ थे, तो इनका पास्ट ये है। तो दिक्कत अब क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है लोजपा के कारण। लोजपा तीसरी कड़ी है, जो भी दलित वोट है 5%, 6%, 7% का दलित पासवान वोट है, वो एनडीए भी छोड़ना नहीं चाहेगी अब। और जो जेडीयू है, नीतीश कुमार जो का जो अपना है कि हम इस सुपीरियर पार्टी रहें, बड़े भाई रहें बिहार में, वो पोजीशन भी नहीं छोड़ना चाहती है, तो इसी की रस्साकसी है अभी। और कहीं कहीं बीजेपी के मन में है कि हमारी बारी कब आएगी बिहार में, कब तक हम नीतीश कुमार के शैडो रहेंगे। तो अभी चूंकि लगातार 5-6 स्टेट हार गई है, अभी कोविड के कारण भी स्थिति खराब हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय इमेज हर तरफ से बीजेपी एक तरह से संघर्ष की स्थिति में है, तो वो नहीं चाहेगी एक और स्टेट हम हार जाएं। इसीलिए उनको कहना पड़ रहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे। तो अभी उनकी मजबूरी है कि नीतीश जी के साथ, लेकिन अंदर से तो इच्छा है, अंदर से तो एक पैरेलल पॉलिटिक्स चल रही है कि कब कैसे नीतीश को अलग किया जाए, कैसे अलग किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह ये भी है कि बिहार में कहीं भाजपा के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेहरा भी तो नहीं है सर। हाँ, ये बात आप मान सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार को इन्होंने प्रोजेक्ट किया तो बहुत पहले कैलाशपति मिश्र ने कहा था, जब गठबंधन हुआ था, वो पितृपुरुष माने जाते हैं बिहार बीजेपी के, कि अब जब नीतीश कुमार को आपने प्रोजेक्ट किया तो बिहार में आपका नेता पैदा नहीं होगा। वो एग्जैक्टली वही हुआ। सुशील कुमार मोदी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन वो वेरी गुड नंबर 2 हैं, नंबर 1 नहीं है। उनको उस शैडो से, नीतीश कुमार के शैडो, जबकि पैरेलल पॉलिटिक्स करने वाले थे। इनफैक्ट कि जेपी मूवमेंट में नीतीश कुमार से पहले सुशील मोदी आए हुए हैं, उनको ज़्यादा लोग जानते थे, लेकिन अभी वो उनके शैडो हैं और वो इमर्ज नहीं किया। और नीतीश कुमार के बाद जो सेकंड लाइन है, ठीक है, नित्यानंद राय हैं, जायसवाल हैं, ये सब चेहरा हैं, लेकिन बीजेपी ने कभी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है। और कुमुलेटिवली नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये चुनाव देश का चुनाव थोड़ी है, ये मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। तो जनता सब समझती है। तो एक जो फेस का जो क्राइसिस है ना, एक के पास, देखिए बहुत सिंपल गणित है, एक के पास चेहरा है, संगठन नहीं है, दूसरे के पास संगठन है, चेहरा नहीं है। तो इसी रस्सा कसी में ये लोग लड़ते रहते हैं। इसी कारण से नीतीश कुमार का आप सोच के देखिए कि जहाँ की पूरा कास्ट पॉलिटिक्स चलती है, 3% का नेता जातीय आधार सोचें 15 वर्षों से क्यों सर्वोच्च स्थान पर है, कि उनका जो गेम है ना, अरिथमेटिक है ना, ही इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिकल कैलकुलेटर ऑफ बिहार। तो बहुत अच्छी तरह से वो अपनी पॉलिटिक्स को समझबूझ के साथ, हाँ, समझबूझ के पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हैं। इसी कारण बीजेपी जैसी जो शतरंज खेलने वाली पार्टी भी उनकी फेर में आ जाती है। सर एक मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा सर लोजपा पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी की। इसमें चिराग पासवान के अंडर में सर ये पार्टी और भी अच्छे से उभर कर आ रही है। अभी लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के नेतृत्व में ही लोजपा ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें इन्होंने पूरे बिहार की एक जनता को लोजपा पार्टी से जोड़ने का काम किया था। सर
इस हिसाब में, और अगर चिराग पासवान की इंडिविजुअली भी बात करें तो वो एक काफ़ी अच्छे नेता भी बिहार के लिए उभरते हुए दिख रहे हैं। जमुई से सांसद है वो, काफ़ी अच्छा काम उन्होंने जमुई में भी करके दिखाया है लोगों को। और इसका फ़ायदा सर अगर एनडीए के साथ साथ, एनडीए तो है ही, और अगर लोजपा अलग से भी चुनाव लड़ती है तो इसका फ़ायदा उनको कितना मिल सकता है सर? लोजपा ये गलती कभी नहीं करेगी। लोजपा कभी अलग लड़ ही नहीं सकती है। वो अपना महत्व जानती है कि एक अलग लड़के जब देखा है कि क्या स्थिति हुई है। सिर्फ 2005 की फरवरी का चुनाव था, उसमें उनको 29 सीटें आई थी, और उसके बाद उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, ना इधर गए ना उधर गए। और उसके बाद अगला जो चुनाव हुआ तो वो पार्टी कहीं नहीं रही, सीधे 29 से 9 पर आ गए। उसके बाद वो भी टूट गया पार्टी। तो नंबर 1 वो अकेली तो नहीं लड़ेगी। जितनी रस्साकसी है वो सीट शेयरिंग के लिए कि कितना सीट मिलेगा हमको। सिंपल गणित होता है कि एक लोकसभा पर 6 सीट या 7 सीट, तो 6 लोकसभा जीते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 636। अगर स्ट्राइक रेट बात करें तो इनका सबसे ज़्यादा था, क्योंकि 6 हाँ सारे जीते हैं, सारे जीते हैं। वो ये भी एक दावा कर सकते हैं कि भैया हम तो अपने सारे सीट पे खड़े। वो कन्वर्टिबिलिटी एनडीए के कारण है ना, उस कॉम्बिनेशन के कारण है। आप चिराग पासवान अच्छे गुड इमर्जिंग लीडर हैं, अच्छे हैं, बढ़िया अच्छा बोलते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन 2 कमी है। 2 कमी ये है कि उनके पिताजी वाला जो एक रूरल कनेक्ट होता है ना, कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं। वो जो एक अर्थी कनेक्ट है, वो सूट वूट में रामविलास पासवान देसी नेता ही लगते हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इनका लालन पालन भाई अगर दिल्ली में हुआ तो हुआ। तो थोड़ा सा उनको जो है ना रूरल कनेक्ट के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अच्छे हैं, स्पीक्स वेरी वेल, मतलब बढ़िया अच्छा बोलते हैं, सब कुछ एवरीथिंग गुड अबाउट। तो एक चीज़ को उनके लिए ये चुनाव ऐसी टेस्ट होगा कि पिताजी से जो जनाधार मिला है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, या सिर्फ पासवान के नेता ही बन के रह जाएंगे। ये उनके लिए चुनौती रहेगी। और सर अगर हम इस चुनाव की बात करें और राजद के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजद को इस चुनाव में किस तरह से आना चाहिए, और क्या गलतियां उन्होंने पूर्व में कर दी, और अब इस चुनाव को में कैसे वो लोग एंटर कर सकते हैं ताकि एनडीए जैसे एक बड़े संगठन को वो लोग मात दे सकें? देखिए, बीजेपी या फिर एनडीए लीजिए, उनकी विशेषता क्या है ना, वो हमेशा बोलते हैं कि विकासवाद वर्सेस लालूवाद। जब तक इस टैग से हटाएंगे नहीं इस अटेंशन, 15 साल आपके हो गए तो आपका ये टर्म आपके प्रीवियस टर्म से कंपैरिजन क्यों नहीं हो? तो आप तेजस्वी को ये कहना चाहिए कि भाई मेरे पिताजी ने क्या काम किया, उनको इतिहास जज करेगी, उनको पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जज करेंगे। मैंने एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या काम किया 16 महीने में, उस पर जज करो ना। मैं भी नीतीश कुमार का डेप्यूटी था, मेरे पास रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट था। तो जब तक वो प्लैंक अपने पर फोकस नहीं लाएंगे तेजस्वी, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक ये कंपैरिजन लालू जी से करते रहेंगे तब तक एनडीए को वही एडवांटेज रहेगा। एनडीए को वो सूट करता है, क्योंकि ये रेटरिक एनडीए से शुरू से रहा है कि जैसे लालू बनाम कर दो, डेवलपमेंट बनाम सब कुछ हो जाएगा। उनके सारे स्लोगन तैयार हैं, उसी स्लोगन को रिहर्स करना है इनको। तेजस्वी को अपने पर लाना पड़ेगा कि भाई मैंने काम किया है, कि मेरे क्या ट्रांसपेरेंसी थी, क्या क्या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जिस रोड के बारे में आप बोलते हैं तो 16 महीने मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है ना, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हाउ आई परफॉर्म्ड एज ए लीडर, दैट शुड बी द फोकस, नॉट माई व्हाट माई फादर डिड। ये लाना पड़ेगा, इस चीज़ को फोकस करना पड़ेगा। और जैसे हेमंत सोरेन की तरह उनको कहना चाहिए कि क्या ऑफर करेंगे आप अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, व्हाट बेटर यू कैन ऑफर देन नीतीश कुमार। मैनिफेस्टो बताना पड़ेगा कि जो नीतीश कुमार ने ऐसे किया उनको ऐसे करना चाहिए था। आप कोविड मैनेजमेंट के लिए क्या करते, बेटर रोड्स के लिए क्या करेंगे, इंडस्ट्री लाने के लिए क्या करेंगे, क्या आपका ब्लूप्रिंट है, आपको अपना विजन डॉक्यूमेंट क्या है आपका, ताकि वो आपको मिटिगेट हो जाए जो आपके पिताजी ने किया, जो एलिगेशन है आप पर, कुछ तो बताइए। सही बात सर, ये सारी बातें तो हो ही गई। अब आपके हिसाब से क्या लगता है सर, आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? अगर एनडीए का पलड़ा भारी है, या राजद का कह ले, या एक साथ महागठबंधन का कह ले, किसका पलड़ा चुनाव अगर साथ में रहेगी, नीतीश कुमार बीजेपी साथ में रहेगी तो ऑफकोर्स पलड़ा भारी रहेगा। और महागठबंधन को अगर चुनौती देनी है तो एक साथ आना पड़ेगा, तेजस्वी जी के नेतृत्व में आना पड़ेगा, एक क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि तेजस्वी इज माई लीडर। अपनी डफली अपना राग जब तक रहेगा, तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, तब तक बात बनती मुझे नहीं दिख रही। जनता सब समझती है, पोस्ट पोल अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं होता है, प्री पोल आपको बताना पड़ेगा कौन आपका नेता है।
और 3 वे अगर फाइट हो जाए, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए कि नीतीश जी अलग रहें, भाजपा अलग रहे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। उसका प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तब हो सकता है कि सारा फोकस नीतीश कुमार से हट करके बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाए। तब उन दोनों के अरिथमेटिक्स और कितना वोट कौन काट के ले जाता है, तब मतलब इंटरेस्टिंग बैटल होगा, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होगा। अभी तो एनडीए का एडवांटेज लग रहा है। तो ये थे इंडियन एक्सप्रेस के सह संपादक संतोष सिंह जी, और इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया आने वाले चुनाव के बारे में, किसका पलड़ा भारी है और कैसे राजनीतिक पार्टियों को आगे का चुनाव लड़ना चाहिए। हम आपको समय दर समय हमारे इस कार्यक्रम बिहार का महात्यौहार किसकी बनेगी सरकार में और भी राजनेताओं से बात करेंगे और भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करते रहेंगे, और आपको समय दर समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट, और साथ ही कौन किसकी पार्टी कैसा करेगी, किसकी पार्टी कितना बेहतर करेगी, ये सारी चीज़ें आपको समय दर समय बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेक्स्ट। News Next. Do like, share and subscribe.